अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस वक्त हम यहाँ यासिर अली ख़ान साहब के साथ मौजूद हैं और यासिर जो हैं इंजीनियर हैं प्रोफेशन के हिसाब से और ऑटोमोटिव इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हैं। और यासिर ने अभी एक्सपीरियंस किया है कोरोना को और हम उनके साथ इसके हवाले से भी डिस्कस करेंगे कि उनका कोरोना का अभी कैसी तबीयत है उनकी और क्या है उनका इलाज रहा, और उन्होंने जिन साहब से इलाज कराया है उनका तारुफ भी बड़ा ज़बरदस्त है, उसको भी डिस्कस करेंगे। और कुछ उसके अलावा हम कोरोना के हवाले से जो आम तासुर है उसके ऊपर भी बातचीत करेंगे। थैंक यू यासिर, आपने हमें वक्त दिया। तो यासिर, अभी तबीयत है आपकी? तबीयत अल्लाह का शुक्र है, काफ़ी बेहतर है। रिकवरी की तरफ हूँ और रिकवरी समझे आप 80% रिकवर हो चुका हूँ, बाकी जो भी वीकनेस वगैरह है वो चल रही है। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्या ऐसी वाक़या हुआ या ऐसी बात हुई कि आप समझते हैं जिसकी वजह से कोरोना का इन्फेक्शन आपको हुआ? जैसा कि आपको पता है, पाकिस्तान में जो कोरोना का पहला केस आया फरवरी में, उसके बाद हमारे पास लॉकडाउन हुआ। तो तकरीबन 2.5 महीने से हमारी ऑटोमोटिव इंडस्ट्री की मेजॉरिटी फैक्ट्रीज तो बंद है बिल्कुल। तो फैक्ट्रीज का आने जाना तो बिल्कुल बंद था, लेकिन हमें ग्रोसरीज के लिए मार्केट्स का चक्कर लगाना पड़ रहा था। उसके लिए हमने काफ़ी एहतियाती तदाबीर बरती, मास्क पहना, ग्लव्स पहने और सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हमने शॉपिंग की। तो अल्लाह का शुक्र है इस दौरान हम इस चीज़ से बचे रहे। लेकिन हुआ कुछ यूँ कि जैसे अगर आप देखते हैं कि ईद के मौके के ऊपर और उस दौरान जो इज्तिमात हुए और उसके अंदर कोई एसओपी का ख्याल नहीं रखा गया, और पिछले दिनों हमारे पास हमारे रिश्तेदारों में एक मौत भी हुई थी, जिसके सिलसिले में हमारा बहुत आना जाना रहा, लोगों से मिलना जुलना रहा। तो उस दौरान कहीं ना कहीं जो है बदएहतियाती हुई, हमने मास्क नहीं पहना या हम लोगों के साथ बैठे, हम लोगों ने खाना खाया, बहुत सारे लोगों का मजमा था, तो उसमें कहीं ना कहीं हमसे बदएहतियाती हुई, जिससे हमें वायरल इन्फेक्शन लगा। तो अब ये जो कोरोना हुआ तो उसकी क्या आपको महसूस हुई और क्या आपने जो है ना उससे महसूस किया कि यार ये मुझे कोरोना का अटैक है मेरे ऊपर? असल में एक्चुअली मैं आपको ये बता दूं, मैं ऑलरेडी अस्थमा का पेशेंट भी हूं, तो इसलिए मैं वैसे ही ऑलरेडी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहा था इस हवाले से। तो ईद के बाद तकरीबन 3 दिन के बाद जो है ना, मेरी भूख बिल्कुल शदीद किस्म से ख़त्म हो गई थी। मतलब मैं अगर कोई भी चीज़ अगर मैं अगर एक बड़ा हिस्सा खा रहा था, तो अब मैं उसका 20% भी खा रहा था तो मेरा पेट मुझे कह रहा था कि बस मैं सैर हो गया। एक तो ये सबसे बड़ी चीज़ थी। सेकेंडली ये कि मेरे जिस्म के अंदर शदीद दर्द और खीसें उठ रही थी, जिसमें टांगों के अंदर मसल्स में और मुख्तलिफ जॉइंट्स में एंकल पेन हो रहा था, बहुत शदीद किस्म की टीसें उठ रही थी, और मेरा मुंह का मज़ा जो है वो कड़वा हो गया था। ये अलामात के साथ साथ मुझे बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही थी। मुझे कभी कभार ऐसा फील हो रहा था कि मुझे जो है ना सांस लेने में तकलीफ हो रही है। मैं हूँ तो अस्थमा का पेशेंट, लेकिन ये सांस लेने की तकलीफ ये दूसरी किस्म की थी, जो कि बेसिकली दमा का अस्थमा का अटैक नहीं था। सही, मतलब ये आपको जो अस्थमा का अटैक होता है उससे बिल्कुल एक डिफरेंट आपका एक्सपीरियंस रहा उस सांस की तकलीफ में। अच्छा, आपने जो जिन साहब से इलाज कराया है उनका भी तारुफ बड़ा जबरदस्त है, तो वो क्या सुना है कि वो इंजीनियर हैं और अब तबीब बन गए हैं, थोड़ा सा उनके बारे में बताएं क्या है सिलसिला और आपका उनसे तारुफ कैसे हुआ? असल में मेरा ऐसी फेसबुक के ऊपर जो है ना फ्रेंड बने, कोई मेरे ख्याल में 5-6 साल हो चुके हैं। उस वक्त किसी और नेटवर्किंग के थ्रू जो है ना मैंने भी बहुत सारे लोगों को ऐड किया, तो वो भी ऐड हुए। तो वो बेसिकली इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं इस्लामाबाद, नेफ्ट इस्लामाबाद से। और उस दौरान मेरे ख्याल में, बल्कि 5 साल में और ज़्यादा टाइम की बात है, उस दौरान मेरे ख्याल में वो मास्टर्स कर रहे थे चाइना बीजिंग यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। तो चूंकि वो खुद भी मतलब इस फील्ड में इलेक्ट्रिकल से थे और फिर उसके बाद मास्टर्स कर रहे थे, तो वो बहुत सारी चीजें जो है ना शेयर किया करते थे और मैं उनको फॉलो करता था। तो उस दौरान जो है ना उन्होंने बहुत सारी इंजीनियरिंग के हवाले से चीजें शेयर किया करते थे। साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता जो है ना उन्होंने जो है ना फिर बाद में तिब के अंदर उनकी जो है ना हिकमत के अंदर, तिब के अंदर उनकी जो है ना इंटरेस्ट बढ़ा।
तो उन्होंने उसको शेयर करना शुरू किया, तो मैं भी उसको जो है ना फॉलो किया करता था, मैं उनकी चीज़ों को देखा करता था। बाद में हुआ कुछ यूँ कि मैंने एक इलाज के सिलसिले में उनसे मुलाकात की। मैंने उनसे कहा कि मुझे अपनी वाइफ का इलाज करवाना है, उसके सिलसिले में मैंने आपसे मुलाकात करनी है। तो मैंने उनसे मुलाकात की, तो मैंने उनसे पूछा, आपने ये आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, आपने फिर उसके बाद मास्टर्स किया और उसके बाद अब आप इसके अंदर क्यों आए? तो उन्होंने मुझे अपनी थोड़ी बहुत हिस्ट्री बताई, वो उसकी मजीद डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन इतना है कि वो अब इस वक्त जो है तिब्बिया कॉलेज लाहौर से उन्होंने एक जो उसकी तिब की प्रॉपर डिग्री होती है वो डिग्री हासिल की है, और उसके साथ साथ 50 से 60 हुक्मा का एक उन्होंने टीम तैयार किया है। एक क्योरा पॉड के नाम से उन्होंने अपना ये हिकमत का जो है ना तजुर्बा, जिसको उन्होंने ऑनलाइन शुरू किया बेसिकली। तो इस दौरान जो मैंने अपना ये ट्रीटमेंट करवाया वो पूरा का पूरा ऑनलाइन था। मुझसे व्हाट्सएप के थ्रू उनसे ना कॉरेस्पॉन्डेंस हुआ करती थी, और वो मुझे बताया करते थे कि अब क्या लेना है, आपने क्या करना है। तो उन्होंने एक पहले से ही मुझे एक लिस्ट शेयर कर दी थी कि ये सामान आपके पास मौजूद होना चाहिए, जो कि मैंने फर्स्ट डे अपने पास अवेलेबल कर लिया। और साथ में बेसिकली फोकस ये होता है, ये कहते हैं कि हम जो है ना कोरोना वायरस का इलाज नहीं करते, हम आपकी जो अलामात आ रही हैं आपको, हम उसका इलाज करते हैं। तो जैसे जैसे अलामात आती गई मुझे, वो उस अलामात के हिसाब से मुझे इलाज बताते गए और मैं उसके ऊपर अमल करता गया। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, बहुत सारी चीज़ों में इन्होंने मुझे तकरीबन 1-1 घंटे तक जो है ना कंटिन्यूसली फॉलो अप में रखा। और फिर जब मेरी तबीयत बेहतर हुई तो उन्होंने फिर सुकून का सांस लिया कि चले यार ये एक पेशेंट है। तो इस तरह से ये कई सारे मरीजों को इस वक्त डील कर रहे हैं। तो मैं ये बता रहा था कि मैं अच्छा एक थोड़ी सी एक इसमें तफसील में जाऊंगा कि मतलब इस इलाज से पहले जब ये कोरोना आया चाइना में आया, उस वक्त वो चाइना में मौजूद थे, और थोड़े के बाद वो पाकिस्तान आ गए मेरे ख्याल में फरवरी के महीने में। मार्च में हमारे पास यहाँ लॉकडाउन शुरू हो गया, तो इस दौरान पूरा 1 महीने के दौरान मैं उनकी फेसबुक उसके ऊपर मैं देखा करता था कि वो बहुत सारी चीजें चाइनीज मेडिसिन के हवाले से, चाइनीज ट्रेडिशनल मेडिसिन के हवाले से, जो उन्होंने अपने कोरोना वायरस के इलाज के लिए, कोविड-19 के इलाज के लिए उन्होंने जो मदद ली उससे, वो शेयर किया करते थे बहुत सारी चीजें इसमें। तो और ऑलरेडी मैं पहले उनसे एक इलाज के सिलसिले में कांटेक्ट में था, तो जब मेरे साथ ये सूरत हाल आई तो मैंने उनसे कांटेक्ट किया, उन्होंने फौरन से मुझे कुछ एक लिस्ट बताई और उसके अंदर मैं वो सारी चीजें मैंने अपने पास अरेंज करके रखी। और सबसे अहम बात ये कि वो ये कहते हैं कि हम वायरस का इलाज नहीं कर रहे हैं, हम आपकी जो अलामात आ रही हैं उसका इलाज कर रहे हैं। तो जैसी जैसी मेरी तबीयत थी उस हिसाब से उन्होंने मुझे इलाज तजवीज़ किया और मैंने उसके ऊपर अमल किया। तो मुझे अल्लाह का शुक्र है, उसका जो है ना फौरन अफाफा हुआ और विद इन द सेम डे मुझे वो अलामात जो है जाती हुई नजर आई। अच्छा, तो मतलब उसके अंदर जो है वो देसी जो चीज़ें हमारे घरों में इस्तेमाल हो रही होती हैं उनका इस्तेमाल था, या कोई तिब की जो ख़ास दवाइयाँ होती हैं फलाने जो हमारे तिब केमिस्ट जो होते हैं वहाँ से मिलती हैं, वो लेनी पड़ी आपको, या जो आम घरेलू इस्तेमाल की चीज़ें? आपको बेसिकली ये जो चीज़ें हैं वो आपको एक आम पंसार के स्टोर से मिल जाएंगे, जिसमें जो जड़ी बूटियां जो हैं, मुलट्ठी हो गई, खस्तेशीरी हो गई, और मेन अपना अहम इम्पोर्टेंट चीज़ हल्दी, तो आप तमाम घरों में मौजूद होती है। हल्दी का घरों में होती है। हाँ बिल्कुल, हल्दी का पाउडर ये आपको इस्तेमाल करना होता है, या फिर कभी कभार अनारदाना या दालचीनी, लौंग या नींबू का इस्तेमाल। सबसे अहम इम्पोर्टेंट चीज इसमें शहद का इस्तेमाल बहुत ज्यादा कराया गया, जो कि आपके पास किसी भी सूरत में इस दौरान जब आप इस वबाई मर्ज से निमट रहे हैं, आपके पास कम से कम होना चाहिए शहद घर में जरूर होना चाहिए। ठीक। अच्छा यासिर, क्या नाम क्या है आपके तबीब का? इनका नाम है मोहम्मद जावेद इकबाल। तो आप हमारे नाजरीन के सहूलत के लिए या उनकी आसानी के, अल्लाह ना करे कि किसी को भी इस मर्ज से वास्ता पड़े, लेकिन उनका कोई मोबाइल नंबर वगैरह हमारे नाजरीन के साथ शेयर करें। जी बिल्कुल, इनका नाम है मोहम्मद जावेद इकबाल, ये क्योरा कोर्ट के फोरम से काम कर रहे हैं, और इनका फोन नंबर है 0313-697-2070। ठीक। तो ये मतलब अल्लाह ना करे कि हमारे किसी और इंजीनियर साथी को इसका शिकार हो, लेकिन हमारे यासिर साहब ने इनका नंबर दे दिया है। अगर किसी और साथी को भी ज़रूरत हो या हमारे किसी व्यूअर को ज़रूरत हो तो वो इनसे रब्ता कर सकते हैं। अच्छा यासिर, ये हमारा माशरा एक अजीब कन्फ्यूजन का शिकार है। हमारे मुल्क के अंदर एक अजीब कन्फ्यूजन है। कुछ लोग कहते हैं कि जी
कोरोना शरोना कुछ नहीं है, ये एक साजिश है, ये फलाना है, ये फलाना है। कुछ लोग भी कंसर्न हैं और वो परेशान हैं कि यार ये हम ना लग जाए, या हमारे जरिए हमारे वालिदैन या बच्चों को या घर वालों को ना लग जाए। तो आपने चूंकि उसको महसूस किया, उसको उस मर्ज में का शिकार हुए, क्या कहते हैं आप, वाकई कोई कोरोना है, नहीं है, क्या सूरत हाल है? अच्छा, इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको कम से कम ये समझना ज़रूरी होगा कि ये एक किस्म का वायरल इन्फेक्शन मौजूद है जिसमें जो कि हार्मफुल भी हो सकता है, आपको जो है ना मौत तक भी ले जा सकता है। लेकिन बहुत सारे लोग सिर्फ इस बात को लेते हुए, चूंकि बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा चल रहा होता है कि जो है ना हॉस्पिटल्स के अंदर जो कि मरीज आए हमारे पास और उनके वर्षा, उनके रिश्तेदार ये क्लेम कर रहे होते हैं कि ये तो था ही नहीं कोरोना का मरीज, इसको कोरोना के उसमें डाल के इनको पैसे मिलने और पता नहीं क्या मिल रहा है। तो एक तो मेरा एक जनरल तज्जिया ये है कि फॉर एग्जाम्पल अगर कोई एक बंदा ये कहता है कि भाई मेरा ये रिश्तेदार, ये मेरा अजीज जो कि पिछले 15 साल से कैंसर से मर्ज से लड़ रहा था, इसकी ये तमाम रिपोर्टें, ये इसका पूरा रिकॉर्ड मौजूद है, ये कोरोना से कैसे मर सकता है? ये मर गया तो ये कोरोना का मरीज नहीं हो सकता। तो लेकिन ये बात भी समझने की है कि फॉर एग्जाम्पल अगर वो पिछले 15 साल से लड़ रहा था, ये सारी चीजें कर रहा था, लेकिन अब अगर उसको कोरोना लग गया तो सबसे ज्यादा वो बंदा वल्नरेबल है कि वो मौत के मुंह में चला जाए, क्योंकि उसको ऑलरेडी मर्ज मौजूद है, सही है, और उसका जो है ना इम्यून सिस्टम उस तरह का स्ट्रांग नहीं है मौजूद। तो वो लोगों की बात इस जहन में नहीं आती। एक तो ये तबका हो गया कि जो कि हॉस्पिटल्स में मौजूद बैठ के वीडियोस बना रहा होता है कि यार ये देखो ये मेरा मरीज मर गया और जो है ना ये बेसिकली इसको ये बीमारी थी, इसको ये बीमारी थी, इसको कोरोना नहीं था, ये कोरोना से नहीं मर सकता। दूसरा वो तबका है इसके अंदर मैं माजरत के साथ मेरे साथ बहुत सारे मेरे इंजीनियर दोस्त भी मौजूद है उसके अंदर, जो कि मेरी उनसे बहस मुबाहिसे भी पढ़े लिखे लोगों के अंदर भी ये बड़ा पढ़े लिखे अंदर के वो ये कहते हैं कि ये बहुत सिर्फ और सिर्फ जो है ना ये प्रोपेगेंडा चल रहा है, और मेजोरिटी लोगों का ये कहना है कि यार कोरोना 20% मौजूद है और 80% प्रोपेगेंडा है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आप कम से कम उस शख्स से ये पूछें जिसको ये कोरोना हुआ, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मेरी सिम्टम्स जो है पिछले 5 से 6 दिन के अंदर अंदर जो है ना खत्म हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अगर आप उनसे पूछें कि जिन्होंने 13 दिन गुजारा है, जिन्होंने 22 दिन गुजारा है, जिन्होंने 23 दिन गुजारा है, जो कि ऑक्सीजन पे गए, ऑक्सीजन के बाद वेंटिलेटर पे गए और वेंटिलेटर के बाद फिर वापस आए और अभी भी वो उस तरीके से जिंदगी नहीं गुजार रहे हैं, उनके अंदर वो उस वायरल इन्फेक्शन जो उनकी बॉडी में आया उसने बहुत टूट फूट की है। मैंने पिछले 5 दिन के अंदर इस वायरल इन्फेक्शन को जब मेरे अंदर आया तो मैंने अपने अंदर इतनी टूट फूट महसूस की है, तो वो लोग कितनी टूट फूट महसूस करेंगे जो कि ऑक्सीजन के बाद अपना वेंटिलेटर पे जाके वापस आए। तो आप कम से कम, लेकिन लोग इसका भी तज्जिया नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल अभी हमारे पिछले एक साथी जो है वो एनईडी से ही पास आउट थे, वो भी जो है ना बहुत ज्यादा बीमार हुए, तकरीबन उनको 15-16 दिन लगे रिकवर होने में, उस दौरान उनको ऑक्सीजन भी लगी। तो कल परसों इनका वॉइस मैसेज हमारे पास एक ग्रुप में आया तो उन्होंने अपना तज्जिया बताया, तो उसके अंदर उनकी भी यही राय थी कि आप इसको कम से कम सीरियस लें। आप अगर आपके साथ कोई अहमात आ रही हैं तो आप फौरन अपनी फैमिली से आइसोलेट हों, हम डिनाइल की सूरत में ना रहें। सही सही। अच्छा, ये बात आपकी रह गई थी मेरे जहन में, क्या ये सवाल, लेकिन वो रह गया। जब ये एक तो उन्होंने इलाज आपको उस तरह से किया दवाओं से और अपने जो भी नुस्खों से, बाकी क्या आपने इसमें एहतियात क्या की? एहतियात खाने पीने में, मिलने जुलने में क्या एहतियात की 5-6 दिन के अंदर? इनका अगर मैं बताऊं तो इनका सिर्फ जो इन्होंने मुझे ट्रीट किया वो सिर्फ दवाओं से नहीं किया, उन्होंने साथ साथ मुझे एक लिस्ट दी कि आपने ये फ्रूट्स इस्तेमाल करने, आपने खाने में ये चीजें इस्तेमाल करनी, आपने अपना खाना जो है जैतून के तेल में या सरसों के तेल में या देसी घी में बनाना है, और ये सब्जियां ये इस्तेमाल करनी है, और सब्जियों और आपके गोश्त का रेशो ये होगा। तो इन्होंने इंसान जो मर्ज है, जो मरीज है, उसकी बॉडी के अंदर जो है ना जो चीजें रतूबत पैदा करती हैं, हाइड्रेशन पैदा करती हैं, वो उन्होंने आपको दी कंटिन्यूअसली। साथ में उन्होंने साथ में अपनी दवाइयां भी चलाई।
सही। तो इसके अंदर उन्होंने जो है ना कुछ 4-5 किस्म की जो है ना हमें सब्जियां बताई, जिसमें कद्दू हो गया, टिंडे हो गए, इस तरह की सब्जियां बताएं। उसके अंदर हमें गोश्त का रेशो बताया कि आपने इस तरीके से खानी है चीजें। अच्छा, और आइसोलेशन वगैरह क्या, किस किस हद तक आपने आइसोलेट किया अपने आप आइसोलेशन में इन्होंने फौरन जब फर्स्ट डे इन्होंने जब मुझे डायग्नोज किया, विद इन आई थिंक मेरे ख्याल में मेरी सारे सिम्टम्स देखते हुए उन्होंने तकरीबन 15 टू 20 मिनट्स बाद मुझे फौरन कॉल किया। उन्होंने कहा देखें ऐसा साहब आपको जो है ना कोविड के सिम्टम्स हैं, मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ। उनके अल्फाज ये थे कि मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, आपका ट्रीटमेंट हो जाएगा, हम आपका ट्रीटमेंट करेंगे और साथ में आप फौरन से जो है ना सही। आइसोलेट हो जाए। तो मेरी बेसिकली मैं अपनी वाइफ के साथ रहता हूँ, तो मैंने फौरन से अपने आप को आइसोलेट किया। मैंने अपना वॉशरूम अलग किया। ठीक है। आप जो सही। खा रहे हो उसमें चीजें, तो उसके अंदर आपकी यूटेंसिल्स आप जो इस्तेमाल कर रहे होते हैं, प्लेट, चमचा, गिलास, सारी चीजें आप अपनी अलग करें। अपना टॉवल आप अलग करें, सही है। कोई चीज आप जो है ना वो मिक्स नहीं होनी चाहिए, और आप डिस्टेंस रखें। सही। अच्छा, डिस्टेंस रखने में ये बात मतलब एक बड़ा वो सवाल है कि जी वो डिस्टेंस तो रखना है, ठीक है, लेकिन आपने क्या अपना कमरे का दरवाजा बंद कर लिया था और आप की बेगम जो है बाहर से खटका करके खाना अंदर दे देती थी, या इतना डिस्टेंस है कि भाई आके बेड के ऊपर 6 फुट 7 फुट के फासले से बैठ गई, या बिल्कुल अच्छा, मतलब आपने अपने आप को कट किया? मैं इस सिलसिले में ये चीज ऐड करना चाहूंगा कि ये जो है सिम्टम्स जो मेरे साथ हुई है, थोड़ी बहुत सिम्टम्स इनको भी थी, मेरी वाइफ को भी। तो बेसिकली मैंने उनको भी थोड़ा बहुत साथ साथ में ट्रीटमेंट चलाया उनका, लेकिन मैंने जो ना डिस्टेंस रखा। रूम तो हमारा एक ही था, सेम था, लेकिन मैंने डिस्टेंस रखा। मैं साथ बिल्कुल भी नहीं, बेड से हट के बिल्कुल साइड पे। लेकिन इसमें आप ये कर सकते, क्योंकि हम दोनों एक घर के अंदर रहने वाले दो फर्द हैं सर ना। आप ये कर सकते हैं कि अगर आपके घर के अंदर 13 अफराद हैं, आपके घर के अंदर 6 अफराद हैं, 7 अफराद हैं, और आप जो है ना कोई एक फर्द ऐसा होता है जिसके अंदर ये अलामात आती हैं, तो आप उसको एक रूम में सेल्फ आइसोलेट कर दें। जरूरी नहीं है कि आप दरवाजा बंद करें, उस रूम को आप वेंटिलेट भी रखें, इतना नहीं है, उस रूम को आप वेंटिलेट भी रख सकते हैं। लेकिन ये यूटेंसिल्स आप अलग करनी है, आपने टॉवल अलग करना है, आपने सारी चीजें अलग करनी है कि आपका उन चीजों से जो ना जो चीज आप अलग कर सकते हैं उसको आपने अलग करना है। जी सही। अच्छा, इसमें एक चीज और है, डिप्रेशन का कितना एलिमेंट था आपको जब महसूस हुआ, या आपके जो मालिज हैं या तबीब हैं उन्होंने कहा कि जी आपको ये कोरोना है, डिप्रेस कितना हुए आप? शुरू में पहला दिन तो बहुत ज्यादा डिप्रेस रहा मैं, और उसका असर आपकी बॉडी के ऊपर भी होता है। मैं ऑलरेडी उससे पहले मेरी नींद पूरी नहीं हो रही थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है जब उन्होंने मुझे ट्रीट करना शुरू किया, उस दौरान मुझे कुछ 2-3 किस्म के कावा और उसका मिक्सचर जो मिला के उन्होंने मुझे कहा कि लेने का, तो उस दौरान मेरी नींद भी काफी हुई। मैं तकरीबन 12 से 14 घंटे में 24 घंटे में सोया भी। तो और उस दौरान मैं वीक भी बहुत ज्यादा था। मेरे हाथ पांव ऐसा लग रहा था कि मेरे हाथ पांव से जो ना जान निकल रही है बिल्कुल ना, क्योंकि सैचुरेशन लेवल ऑक्सीजन का उस वक्त डाउन हो रहा था। तो आपके पास कोई मेजरमेंट के लिए आपके पास कोई इक्विपमेंट मौजूद नहीं है कि आप चेक करें, लेकिन बेसिकली जब आप बता रहे होते हैं सारी चीजें अपने तबीब को, तो वो फौरन समझ जाता है, क्योंकि उसको पता होता है। और ये सिर्फ मुझे ट्रीट नहीं कर रहे, इसको पता है टीम काफी सारे लोगों को ट्रीट कर रही है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, बाहर से भी कोई लोग इनसे कांटेक्ट में उनको ट्रीट कर रही है। तो वो इस जैसे सिम्टम्स को देख के उनको पता होता है कि यार इस दौरान जो है ना हमें फौरन से उसको क्या करना है, फौरन से क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक मिसाल दूं कि मैंने उनको बताया कि मैं सीने में फील कर रहा हूँ टाइटनेस आ रही है मेरे सीने में ना, तो उन्होंने विद इन 1 मिनट उन्होंने फौरन मुझे कॉल की कि ऐसे साहब एक काम करेंगे, आप शहद एक कपड़े की पट्टियां बनाएं और अपने चेस्ट के ऊपर ना शहद के अंदर डुबो के रख लें। अच्छा, देखने में तो ये एक अजीब सी चीज है कि बंदा बोले यार मैं शहद अपने जिस्म के ऊपर रखूं, लेकिन चूंकि मैं इस हवाले से बहुत सारे लोगों को मैंने सुना हुआ भी है कि वो कोई जख्म पे शहद लगा के उन्होंने जो है ना उसको हील किया, तो मैंने फौरन से जो है ना उसको शहद में डुबो के रखी, तो मुझे विद इन 15 टू 20 मिनट्स इसका आराम आया। तो उन्होंने मुझे कॉल की, उन्होंने मुझे कहा कि ऐसे साहब एक काम करें, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मुझे एक वॉइस मैसेज सेंड करें व्हाट्सएप के ऊपर कि जी जावेद साहब आपने मुझे कहा था कि टाइटनेस आ रही थी मेरे चेस्ट के ऊपर, आपने मुझे कहा था ये रखने का, तो मुझे बड़ा आराम आया। कहने लगे मुझे वॉइस मैसेज एक डॉक्टर को भेजना है जो कि आईसीयू में काम कर रहा है। अब वो डॉक्टर मेरी बात मानने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा डॉक्टर मेरी बात मानने को तैयार,
तो कहा, उन्होंने कहा कि जब आप वॉइस मैसेज भेजेंगे ना तो मैं उनको भेजूंगा, तो उनको तकरीब कम से कम ये एहसास होगा कि मेरे एक मरीज की तरफ से ये वॉइस मैसेज आया है, ताकि उनको कम से कम ये एहसास होगा कि यार ये इससे कुछ हो सकता है। सही सही, ठीक है यासिर, ये तो बीमारी और उसके इलाज के हवाले से बात हुई। आप माशाल्लाह खुद भी एक इंजीनियर हैं और एक ऑटोमोटिव सेक्टर में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। यार ये एक बड़ा सवाल है हमारे यहाँ कि आप एक तरफ तो है कि आप लॉकडाउन कर दें और एक तरफ है कि आप पूरा कुछ खोल दें। अच्छा, हमारी जैसी इकोनॉमी, बल्कि क्या दुनिया की जितनी भी बड़ी इकोनॉमीज को भी आप देखें तो वो कोई लॉन्ग टर्म लॉकडाउन नहीं अफोर्ड कर सकते। 3-4 महीने का, 6 महीने का लॉकडाउन हम अफोर्ड नहीं कर सकते। अच्छा, जैसा लॉकडाउन हमने किया, बहरहाल वो भी एक सवालिया निशान है कि हमने एक टूटा फूटा सा ही लॉकडाउन किया, लेकिन जब लिव विद कोरोना का एक हमारे सामने आ गया है कि हमें रहना ही है, तो लॉकडाउन या इंडस्ट्री को खोलने का क्या तरीकाकार होना चाहिए और लोगों को एहतियात का लेवल क्या होना चाहिए? अब तो सूरत हाल ये है कि बसें भरी हुई हैं और लोग सफ़र कर रहे हैं, चिंची भरे हुए हैं, लोग सफ़र कर रहे हैं, बाजार भरे हुए हैं और बाज़ारों के अंदर आप जा रहे हैं, लोगों ने एक दूसरे से हाथ मिलाना शुरू कर दिया है, जो ज़्यादा करीबी हैं उन्होंने गले मिलना शुरू कर दिया आपस में, और वो जो एक खौफ था वो खत्म हो गया। शायद लोगों का यह ख्याल है कि लॉकडाउन खत्म हो गया तो कोरोना भी खत्म हो गया। तो लिव विद कोरोना और इंडस्ट्री को भी खोलना है, लाज़िम याद है, अगर आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ नहीं होंगी तो लोग दूसरी तरफ उस तरफ परेशान होंगे। इस सारी सिचुएशन में आप खुद भी एक इंजीनियर हैं, क्या आप समझते हैं कि क्या होना क्या चाहिए, कैसे होना चाहिए सिलसिला? अच्छा, कि इसमें मैं ये चीज़ ऐड करना चाहूँगा, जिस तरीके से अगर आप देखते हैं कि मार्च से तकरीबन मेजॉरिटी इंडस्ट्रीज बंद हैं। मार्च का आखिरी वीक, अप्रैल का पूरा मंथ और मई का पूरा मंथ। ऑटोमोटिव इंडस्ट्री जो मैंने अभी देखी है कि ईद के बाद से अभी 1 जून से तकरीबन खुलना शुरू हुई है ऑटोमोटिव इंडस्ट्री। सही। अच्छा, इनके पास जो है, जो कि अगर आप देखें ऑटोमोटिव इंडस्ट्री जो जापानीज से रिलेटेड हैं, जहाँ जापानी काम कर रहे हैं, जहाँ चाइनीज काम कर रहे हैं, वहाँ जो है ना आप बहुत अच्छी तरीके से SOPs को फॉलो करवा सकते हैं, क्योंकि वो इम्प्लीमेंट करवाने में जो है ना वो थोड़ा सा सख्ती के साथ इम्प्लीमेंट। अच्छा, जो कि ऑटोमोटिव इंडस्ट्री से रिलेटेड जो वेंडर है वो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज हैं, वो छोटे छोटे कारखाने, वहां आपको जो है ना SOPs जो है ना इम्प्लीमेंट करवाने में बहुत मुश्किल होगी, वो कर भी नहीं रहे होंगे। वो वैसे ही PPEs को, जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स हैं, उनको फॉलो करने में पीछे मतलब जान छुड़ा रहे होते हैं, कि जिसके अंदर उनको गॉगल्स लगाना है, जहाँ उनको ग्लव्स पहनने हैं, जहाँ उनको सेफ्टी शूज पहनने हैं, वो वैसे ही नहीं पहन रहे होते। यहाँ तो इनके बात आती है, इनके मुंह के ऊपर अगर कोई चीज रख दी जाए तो वो कहते हैं कि यार हमसे सांस नहीं ली जा रही, सांस नहीं लिया जा रहा। ये बड़ा मसला है। लेकिन एक तरीके से अगर आप देखें तो जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि ऑफिसेज की, जो लोग वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में वर्क फ्रॉम होम वाले वैसे लोग कम ही होते हैं, कम होते हैं, इंडस्ट्री में कम होते हैं। हाँ, बैंक्स में या सॉफ्टवेयर साइड पे तो आप कर सकते हैं, बिल्कुल, लेकिन इंडस्ट्री के अंदर बड़ा मसला है। हाँ, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में वैसे कम होते हैं। लेकिन अगर आपको इंडस्ट्री खोलनी भी है तो आप ये कर सकते हैं कि आप जो है ना हाफ कैपेसिटी पे चलाएं उसको। फॉर एग्जांपल अब अगर मैं ऑफिस स्टाफ की बात करूं तो उसके अंदर जो है ना आप ऑल्टरनेट डे ऑफ कर सकते हैं, जैसा कि हमारी इंडस्ट्रीज में अभी इम्प्लीमेंट होना शुरू भी हो गया। वो क्या कर रही है कि स्टाफ को उन्होंने शेड्यूल किया है ऑल्टरनेट डे ऑफ के ऊपर। सही। शुरू में हमारे पास कुछ ये राय आ रही थी कि हम जो है स्टाफ को शिफ्ट्स में ब्रेक करें, A में बुलाएं, B में बुलाएं, और उसके साथ साथ जो है ना जनरल शिफ्ट में भी बुलाएं। तो मुझ जैसे और भी बहुत सारे लोगों का ये सवाल था कि फॉर एग्जांपल अगर कोई एक जनरल शिफ्ट में आ रहा है जिसके टाइमिंग है 8 बजे से 2 बजे तक, और जो एक A शिफ्ट में आ रहे हैं जिसके टाइमिंग है 6 से 12, B के टाइमिंग है 12 से 6, तो जो जनरल वाला है ना वो एक के लोगों से 4 घंटे साथ बैठ रहा है 8 से 12, और B के लोगों के साथ 2 घंटे साथ बैठ रहा है 12 से 2।
तो इस तरह इनडायरेक्टली ए बी तो खुद ही आपस में मिलाप हो रहा है उनका, मिलाप हो रहा है। सही। तो उस पे सवाल उठा, तो उसके बाद इंडस्ट्रीज ने ये किया कि जो है ना अब वो ये कर रही है कि ऑल्टरनेट डे ऑफ। तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज बात के ऊपर अमल कर रही है कि ऑल्टरनेट डे ऑफ। तो वो जो एक जो स्टाफ का ग्रुप है वो दूसरों से मिल नहीं पा रहा, तो इस तरीके से आप जो है सोशल डिस्टेंसिंग कर सकते हैं। और जब आप हाफ स्टाफ को बुलाएंगे तो उस वक्त आप उनके दरमियान फासला भी आराम से, जो फासला है 6 से 8 फीट का हो रहा है, मेंटेन कर सकते हैं। जी जी। अच्छा, ये तो चलें ठीक है कि हो सकता है कि किसी इंडस्ट्री के अंदर जो है ये हम इम्प्लीमेंट कर सकें, लेकिन सबसे बड़ा जो मसला आता है वो सोच का आता है। सबसे पहला सवाल ही सोच का है कि एक सेठ है, वो उसको सबसे पहले ये समझाना कि भाई ये एक मसला है और ये लग सकता है। और दूसरी बात ये कि जब एक मिसाल के तौर पे मैं अगर एक एज अ वर्कर सोचता हूँ या एज अ एम्प्लॉय सोचता हूँ, तो मुझे क्या एहतियात करनी है? क्या मुझे हर वक्त मास्क लगा के वहाँ मौजूद होना होगा, ग्लव्स पहनने होंगे, क्या करना होगा हमें? मेरे ख्याल में इसमें क्या हमारे दो बातें मैं कहना चाह रहा हूँ। क्या हमारे माशरे के अंदर इतनी अवेयरनेस और इतनी कंसर्न है सेठों के अंदर? और दूसरी बात ये कि क्या मुलाजमीन के अंदर भी ये कंसर्न है? देखिए, मेजॉरिटी वर्कर्स जो हैं आपके पास वो इलिटरेट तबका है, बिल्कुल। उनके पास, मेजॉरिटी के पास जो है ना मैट्रिक से ऊपर की तालीम नहीं है, और कुछ तो मैट्रिक भी नहीं है, नहीं, जो कि वर्कर लेवल के ऊपर, हेल्पर लेवल के ऊपर या किसी मशीन ऑपरेटर के लेवल के ऊपर काम कर रहे होते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि वो ऑलरेडी पीपीई को यूज करने में पीछे भाग रहे होते हैं, उस वक्त हमारी सेफ्टी की टीम उनको बार बार ये बावर कराती है कि आपने अगर सेफ्टी शूज नहीं पहने तो आपके लिए नुकसान हो सकता है। कहीं आप किसी केमिकल इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं जहां रबर या केमिकल इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई काम हो रहा है, आपने वहां मास्क जरूर पहनना है। कुछ कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जिससे कंटिन्यूअस एक्सपोजर की वजह से आपको कैंसर हो सकता है, वहां भी वो मास्क पहनने में पीछे भाग रहे होते हैं। या कहीं आपको गोगल्स पहनने हैं, कहीं आपको एयर मफ्स पहनने हैं आपने, क्योंकि कंटिन्यूसली अगर आप 8 घंटे एक डेसिबल को सुनते रहेंगे, आप एक टाइम के बाद आप जो है ना बहरे हो जाएंगे। सही। तो हमारी पूरी इंडस्ट्री में अगर आप देखें तो हेल्थ एंड सेफ्टी के हवाले से कोई भी एसओपीज को फॉलो नहीं कर रहा होता है। तो इस वक्त भी ये हाल है कि जो इंडस्ट्रीज खुली हुई हैं उनके अंदर मेजॉरिटी बेनतहा कंप्लेंट्स ये आ रही है कि लोग जो है ना एसओपी को फॉलो नहीं कर रहे हैं, मास्क उतार के यहाँ थोड़ी पे लगा देते हैं, मास्क का फायदा नहीं होता बिल्कुल। सही। तो ये ठीक है, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें टाइम दिया। बस एक आखिरी ये सवाल कि अब आप अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर महसूस कर रहे हैं। जब कोरोना का मर्ज बेहतर होता है, या आपके जो जैसे आपने बताया कि आपके कुछ दोस्तों को भी हुआ, कितने दिन बाद वो आम नॉर्मल लाइफ में ज्वाइन कर सकता है? और दूसरी बात ये कि क्या उसको भी दोबारा भी अटैक होने का चांस है, या एक दफ़ा जिसको अटैक हो गया उसके बाद उसको दोबारा चांस नहीं है अटैक होने का? मेरे ख्याल में इसमें एक चीज ये भी होनी चाहिए कि मैं ऐड करूंगा साथ में आपके सवाल में कि उसको क्या टेस्ट दोबारा कराने की जरूरत है या नहीं है। तो मैं इसकी एग्जांपल दूंगा कि जो मेरे मालिज है, मेरे तबीब, वो भी एग्जांपल देते हैं कि जर्मनी या दूसरे बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज के अंदर कोरोना के हवाले से प्रोटोकॉल में ये बात शामिल है कि अगर मरीज को अलामात खत्म हो गई हैं, अगर मरीज को अलामात खत्म हो गई हैं तो उसके बाद वो 14 दिन का क्वारंटीन पीरियड पूरा करता है, उसको कोई टेस्ट करवाने की जरूरत नहीं है, वो जा सकता है। ठीक है। अगर आपको थोड़ा जल्दी है तो आप अपना एंटीबॉडी टेस्ट करवा सकते हैं। ठीक है। जो कि एक ब्लड की सूरत में एंटीबॉडी टेस्ट होता है, वो ये पता कर देगा कि आपकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडी बन चुकी हैं, तो तब भी आप जाने के काबिल हैं। अच्छा, बहुत सारी जगहों के ऊपर अगर आप देखेंगे वो अलामात जाने के बाद भी पीसीआर कराने के बाद उसका टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है। हाँ। लेकिन मसला ये है कि वो लोग ये नहीं समझते कि वो पॉजिटिव आ रहा है, लेकिन वो जो वायरस है ना वो अपनी जीनियाती स्ट्रक्चर वो खो चुका है। सही। जब वो अगर अपनी जीनियाती स्ट्रक्चर खो चुका है तो वो अब आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा।
लेकिन वो पीसीआर में पॉजिटिव आ गया, अब फिर परेशान बैठे। पीसीआर में सही। अच्छा, दूसरी बात ये कि क्या वो रिपीट जो है वो हमला करेगा कोरोना का? जरा नहीं, जब आपके जिस्म में एंटीबॉडीज बन जाती हैं तो वो रिपीट दोबारा हमला नहीं कर सकते। सही। अच्छा यासिर, बस अब दोबारा जाते जाते आप अपने तबीब का एक दफ़ा फिर नाम और मोबाइल नंबर बता दें, ताकि हमारे नाजरीन को उनका से अगर रब्ता करने की ज़रूरत महसूस हो तो वो कर सकें इनसे। जी, हर्बलिस्ट मोहम्मद जावेद इकबाल इनका नाम है और क्योरा कोड के नाम से ये काम करते हैं। इनका नंबर है मोबाइल नंबर 031369727070। शुक्रिया यासिर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको मुकम्मल सेहत अता फरमाए और इस सारी परेशानी से, कोरोना की भी और माशी परेशानी से भी हमारी पूरी कौम को जो है अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। थैंक यू वेरी मच यासिर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।